दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों हमने कल एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का स्वर वाचन देखा था। आज हम उस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे और यह जो मुख्य बिंदु है परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। इसके लेखक महादेवराव सप्रे जी है और इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1901 है। यह कहानी छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी की शैली सामाजिक और यथार्थवादी शैली है। इस कहानी के लेखक महादेवराव सप्रे जी के गुरु जो थे वो थे पंडित नंदलाल दुबे। इन्हीं से महादेवराव सप्रे जी को साहित्य रचना की प्रेरणा मिली थी। मुख्य बिंदु: एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को हिंदी की पहली लघु कथा मानी जाती है। यह 600 शब्दों की छोटी सी कहानी है। दोस्तों, कमलेश्वर ने इस कहानी को हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता दी है, लेकिन वर्तमान में इस कहानी न मानकर पहली लघु कथा माना जाता है। यानी इस कहानी को पहली कहानी न मानकर इसे लघु कथा माना जाता है। किसके अनुसार? कमलेश्वर के अनुसार। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की चर्चा हिंदी में 1968 में सारिका पत्रिका के फरवरी अंक पृष्ठ संख्या 19 में शुरू हुई थी। देवी प्रसाद शर्मा ने इसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी है और इनके साथ साथ बहुत सारे विद्वानों ने भी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी है। किसने हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी है? इस तरह का अगर प्रश्न आपको पूछा जाए तो उसका जो उत्तर होगा देवी प्रसाद शर्मा। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, डॉक्टर गोपाल राय ने इस कहानी को संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता देते हुए इसकी भाषा ठेठ देशी हिंदी भाषा बताया है। आपको प्रश्न पूछा जाएगा, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की भाषा को ठेठ देशी हिंदी भाषा किसने बताया है? इस तरह से भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा। आपको याद रखना है डॉक्टर गोपाल राय। आगे चलते हैं। डॉक्टर सत्यकाम इसे प्रतीकात्मक कहानी मानते हैं। इस कहानी को किस विद्वान ने प्रतीकात्मक कहानी मानी है? इस तरह से भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा सत्यकाम, डॉक्टर सत्यकाम। इस कहानी की विषय वस्तु कुछ इस तरह है। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया है, जब भी हम कहानी पढ़ते हैं, कहानी की कथा वस्तु या विषय वस्तु और पात्र, वातावरण, उद्देश्य, भाषा शैली यानी कहानी के तत्वों को आपको याद रखते हुए उस कहानी को अगर पढ़ेंगे तो आपको उस कहानी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है याद रह जाएंगे और आप हर प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हो। तो चलिए इसके विषय वस्तु के बारे में हम बात करते हैं। यह कहानी आज के यथार्थ से जुड़ी कहानी है। इस कहानी के माध्यम से महादेवराव सप्रे जी प्रेम और मानवता का संदेश देते हैं। इसमें जमींदार व्यवस्था एवं उससे शोषण की कथा कही गई है, यानी इसमें शोषण के बारे में बताया गया है। यह कहानी एक असहाय बुजुर्ग महिला के वेदना की कहानी है। यह कहानी वर्ग भेद, सामाजिक अन्याय के विरोध की कहानी है। इसमें एक गरीब के शोषण का चित्रण हमको दिखाई देता है। इस कहानी में वकील द्वारा लच्चर कानून व्यवस्था पर भी प्रहार किया गया है। आगे देखते हैं। इस कहानी में जमींदार के रूप में अहंकार और स्वार्थ का चित्रण भी किया गया है। इस कहानी में एक गरीब बुजुर्ग महिला द्वारा जमींदार का हृदय परिवर्तन हुआ है। दोस्तों, इस जो बिंदु जो दिया गया है, यानी जो पॉइंट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसके द्वारा
जमींदार का हृदय परिवर्तन हुआ है। इस तरह से प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। हृदय परिवर्तन की कहानी कौन सी है, इस तरह से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। इस कहानी का जो अंत है वो कैसा है, सुखद है। इस कहानी का जो अंत है कैसा है, वो सुखद है। इस कहानी के प्रमुख पात्र गरीब विधवा और जमींदार है। इसमें दोस्तों मुख्य जो पात्र है ना, गरीब जो विधवा और जमींदार है। वैसे तो इसमें अन्य पात्र भी है जो गौण पात्र के रूप में हम उसको देख सकते हैं। हर कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो इस कहानी का जो उद्देश्य है इस तरह है। देखिए, विधवा की झोपड़ी को जमींदार द्वारा लौटा देना और विधवा के कथन से उसका हृदय परिवर्तन होना, यही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। इस कहानी के पात्र, मुख्य दो पात्र है दोस्तों, एक विधवा और एक जमींदार, गरीब विधवा और जमींदार। अन्य जो पात्र हैं इसमें कहानी में जो पात्र दिए गए हैं उनके बारे में हम एक बार देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जमींदार। ये जमींदार जो था ना, विधवा पड़ोसी जो अपने महल का हाथा विधवा झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा रखता था, वही जमींदार था। अनाथ विधवा, इसका अन्य जो पात्र है अनाथ विधवा, अपनी 5 वर्ष पोती के साथ झोपड़ी में रहती थी। वकील कौन थे, जमींदार वकील जो अदालत द्वारा विधवा की जमीन पर कब्जा कर जमींदार को देता है, वही इसमें जो पात्र था वकील था। विधवा की पोती कौन थी, 5 वर्ष की होती है, जो वृद्ध काल में विधवा का एकमात्र आधार थी। पतोहू, अनाथ विधवा की पतोहू जो 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी, जो जिसकी मृत्यु हो गई थी। विधवा का पति एवं पुत्र, यानी उनका नाम नहीं दिया गया है दोस्तों, मगर जिक्र किया गया है कहानी में, इसलिए हमने उनको भी यहाँ पे पात्र के तौर पर दिया है। इनकी मृत्यु झोपड़ी में होती है। किनकी मृत्यु, विधवा का पति और पुत्र। तो हम चलते हैं आगे। कहानी के महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देखिए। पहली पंक्ति, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर एक नहीं मानती, कहा करती है कि अपने घर चल, वही रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। ये जो पंक्ति है अनाथ विधवा जमींदार से कहती है। इस कहानी की अगली पंक्ति महत्वपूर्ण पंक्ति है, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर घर लूँ, यानी धर लूँ। यहाँ पे घर लूँ आया है दोस्तों, धर लूँ आता है। अनाथ विधवा जमींदार से कहती है। इसकी जो अगली पंक्ति है, नहीं यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी, ये जमींदार विधवा से कहता है। अगली पंक्ति, महाराज नाराज ना हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरी मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात का विचार कीजिए, अनाथ विधवा जमींदार से कहती है। जो अगली जो पंक्ति है देखिए, जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। आगे हम देखते हैं कहानी से संबंधित विद्वानों के महत्वपूर्ण कथन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। पृष्ठभूमि के रूप में जमींदार द्वारा उसकी झोपड़ी को हड़पने स्त्री द्वारा जमींदार के पास जाकर अपनी जमीन से एक टोकरी मिट्टी भरने और उसे अपने सिर पर उठा देने के अनुरोध की कथा है। इस पृष्ठभूमि पर टिमटिमाते दीप के रूप में है उसका स्वाभिमान भरा कथन, जिसे सुनकर जमींदार निरुत्तर हो जाता है। यही कथन इस कहानी को कहानी बनाता है। ये जो कथन है दोस्तों डॉक्टर गोपाल राय जी का है। गोपाल राय जी आगे कहते हैं,
समकालीन सामंती शोषण का तलख चित्रण इस कहानी की दूसरी उल्लेखनीय विशेषता है। कहानी की संरचना कथक द्वारा वर्णन की ही है, पर वह इतना बेलौस, सीधा और मारक है कि पाठक उसके प्रभाव से अभिभूत हुए बिना नहीं रहता। इसकी भाषा संस्कृत और फारसी मिश्रित हिंदी से ठेठ देसी हिंदी है। इस प्रकार संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की कहानी प्रथम कहानी के रूप में मान्यता दी जा सकती है। डॉक्टर गोपाल राय जी आगे कहते हैं, अविश्वसनीय जैसा प्रतीत होने वाला एक कार्य व्यापार जमींदार से टोकरी भर मिट्टी ना उठा पाने का उल्लेख यदि उसकी व्यंजना के साथ पढ़ा जाए तो बिल्कुल अविश्वसनीय ही है। आगे और एक कथन है, यह कहानी अपनी संरचना और हेनरी मोपांसा आदि की तुलना में चेखव के अधिक निकट है। आगे जो कथन है डॉक्टर सत्यकाम जी का है, देखिए, ऊपरी तौर पर यह एक जमींदार के जुल्म की कहानी लगती है, किंतु असल में यह मातृभूमि से लगाव की प्रति कहानी है। यह टोकरी भर मिट्टी पूरे देश की मिट्टी बन गई है। यह कथन किसका है दोस्तों? सत्यकाम, डॉक्टर सत्यकाम जी का है। इन्होंने इस कहानी को प्रतीकात्मक कहानी माना है, उसे आपको याद रखना है। यह थी हमारी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, जिसके लेखक माधवराव सप्रे जी हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम नेट से संबंधित अगली कहानी कल देखेंगे।